साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसके तहत दिसंबर 2021 के मंथली करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो कि 145 पेजेस की मैगजीन है। और इसमें आप जो विषय सूची दी गई, इसमें आप देखेंगे पूरे करंट अफेयर को पूरे 10 सेक्शन के तहत कवर किया गया है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे मैगजीन को कैसे कंप्लीट करूंगा वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो यहाँ पर जो भी ये 10 सेक्शन है उसको और सब सेक्शन में बांटते हुए जो टॉपिक वाइज है उस पर मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता जरूंगा, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लेंदी ना हो। और आपसे मेरा अनुरोध यही है कि आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और अपने सुझाव दें, जिससे कि मैं इसको और अधिक आपके लिए उपयोगी बना सकूं। और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं इसको 1 महीने के अंदर अंदर पूरे मंथली मैगजीन को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एवं गवर्नेंस के तहत जो इसमें पहला टॉपिक दिया गया है, अधिकारों एवं कर्तव्य का संतुलन, बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, इसके बारे में यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में। तो चर्चा में क्यों था यह? तो हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने संविधान दिवस समारोह, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, के दौरान मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य संतुलन बनाने की वकालत की। अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में यदि बात करें तो मौलिक अधिकार उन दावों को प्रदर्शित करते हैं जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार अर्थात इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स शामिल है। एक समाज या राष्ट्र वैधानिक, सामाजिक या नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समाज तथा इसके मानदंडों के एक भाग के रूप में अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे वेदों में रित मतलब प्राकृतिक व्यवस्था या सत्य, रित के आधार पर धर्म अर्थात कर्तव्य और कर्म अर्थात क्रिया के सिद्धांत दिए गए हैं। वर्तमान भारत में अधिकार और कर्तव्यों की बात करें तो यहां पर हमें संविधान के भाग 3 के तहत कुछ मूल अधिकार दिए गए। तो जो मूल अधिकार दिए गए उनको एक बार पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो इन मूल अधिकारों को भी कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। और वहीं पर संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो इस प्रकार से आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक जो है ये आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। आगे चलते हैं। इसमें तो वर्तमान भारत में अधिकार और कर्तव्यों की यदि बात करें, यहां आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, मैं गलत बोल गया। जो आपके मूल अधिकार हैं भाग 3 के तहत, ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। मैंने 32 बोल दिया, वो गलत है, 12 से 35 तक है। तो देखिए, भारत का संविधान लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जबकि भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्यों, भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भाग 4 में नीति निषेध तत्व है और भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ऐसे मुख्य कर्तव्य हैं जिनका प्रत्येक नागरिक द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी एक बार पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे भाग 4A में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ये संविधान में शुरुआत में शामिल नहीं थे। इसे जो है पहले 10 कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 51A है, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह ये जो 11 कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन करे। अब कौन कौन से 11 कर्तव्य हैं? तो देखिए, 51A का A जो है वह है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 51A का B जो है यह है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। C है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। तथा D जो है इसका देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे। वहीं पर 51A का E जो है भारत के सभी लोगों में एकता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म,
भाषा और क्षेत्र या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से ऊपर हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। वहीं 51A का F है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाए रखे। जबकि 51A का G है वन झील नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बढ़ावा दे तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। वहीं 51A का H है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। और वहीं 51A का I है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। जबकि J में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करे, जिससे देश सदा प्रगति और करे और नई उपलब्धियां हासिल कर सकें। जबकि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, वह के तहत जोड़ा गया है। यह है यदि कोई नागरिक माता पिता या अभिभावक है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिए कुछ अधिकार जो हैं वो भाग 3 के बाहर भी, ऐसा नहीं कि सारे अधिकार आपको भाग 3 में ही दिए गए, कुछ अधिकार भाग 3 के बाहर भी दिए गए। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300A में दिया गया है, ये पहले मूल अधिकार था, बाद में इसे 300A में रख दिया गया। अब यह जो है मौलिक अधिकार ना होकर एक संवैधानिक अधिकार बन गया है। यद्यपि अधिकार और कर्तव्य दोनों अनिवार्य है तथा वर्तमान भारत में अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों के पालन को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए जीवन के अधिकार तथा वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता दोनों प्रायः चर्चा में रहते हैं, किंतु यदि कर्तव्यों की बात करें तो कुछ दायित्वों जैसे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अलावा अन्य के बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने के लाभों की यदि बात करें तो सबसे पहला है कि ये पूरक प्रकृति के हैं। कैसे? प्रत्येक अधिकार दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने से संबंधित एक दायित्व के साथ आता है। उदाहरण के लिए मीडिया को वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही यह भी कर्तव्य है कि वह दूसरों की निजता का भी सम्मान करें। तो ये एक प्रकार से ये दो क्या है, अधिकार और कर्तव्य पूरक है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव। यद्यपि विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ राज्य का उत्तरदायित्व है तथा कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम अधिकांश आबादी किसी बाहरी दबाव के बगैर कानून का पालन करे। अगला है शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने में सहायक है दोनों। देखिए अधिकारों तथा कर्तव्यों को साथ शामिल किए जाने से लोगों के साथ रचनात्मक जुड़ाव में सहायता मिलती है। रचनात्मक जुड़ाव में प्रशासन को सहायता मिलती है। यह शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा यह हिंसा से जुड़े कृत्यों और सभी प्रकार के भेदभावों को भी हतोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए यदि लोग संविधान का पालन करने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का ईमानदारी से सम्मान प्रथम मौलिक कर्तव्य है, या पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो यही है, कहा गया है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो प्रथम मौलिक कर्तव्य है तो ईमानदारी से सम्मान करते हैं तो शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार हिंसा त्यागने का निर्णय समाज की जीवंतता और बहुलतावादी प्रकृति को संरक्षित करने में सहायता करता है। अब अगला पॉइंट है राज्य को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना। देखिए राज्य जो है लोगों की सहायता के बगैर सभी अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए राज्य को सबकी शैक्षिक तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता या उन व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं अथवा करों का, टैक्सेस का भुगतान करके संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। अगला जो पॉइंट है, केवल स्वहित एवं स्वकल्याण या स्वार्थपूर्ण जैसी संकीर्ण प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक हैं ये दोनों अधिकार और कर्तव्यों को एक साथ रखना। देखिए राज्य साझी मानवता और दूसरों के अधिकारों के लिए वास्तविक सम्मान दोनों ही लोगों द्वारा स्वार्थ पर नियंत्रण पाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक है। जैसा कि कर्तव्य के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी में ज्यूसेफ मेस्सिनी ने कहा है। इनका कहना है कि अस्तित्व के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में खुशहाली के सिद्धांत के जरिए हम केवल अहंकारी या स्वार्थी मनुष्य उत्पन्न करेंगे। इसलिए हमें एक ऐसा सिद्धांत खोजना होगा जो मनुष्य को उसके स्वयं के सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करे, उसे स्थिरता, आत्मबलिदान की शिक्षा दे और उसे उसके साथियों के साथ एकजुट करे। यही कर्तव्य का सिद्धांत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ रखने से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं। पहला, स्वरूप की भिन्नता। देखिए प्रत्येक मनुष्य द्वारा कुछ अधिकार जन्म के समय से ही अर्जित कर लिए जाते हैं, किंतु कर्तव्यों के पालन
हेतु सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दूसरा, अधिकार कर्तव्यों के अग्रदूत होते हैं। मूलभूत गरिमा और अधिकारों की पूर्ति के बिना लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के बगैर दूसरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता आदि का सम्मान करने संबंधी कर्तव्यों के पालन किए जाने की अपेक्षा करना कठिन है। अगला है वैधानिक स्थिति में भिन्नता का होना। देखिए, मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता न्यायालय में इनकी परिवर्तनीयता है। मतलब यदि आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालयीय रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय बनाया जा सकता है अथवा उपचार की मांग की जा सकती है। हालांकि मौलिक कर्तव्य गैर परिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं। ये संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों की केवल व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन या सहायता करते हैं। ऐसा कहा गया है एम्स छात्र संघ बनाम एम्स का जो मामला 1983 का मामला था उसमें। अगला है राज्य को उसके उत्तरदायित्वों से एक संभावित छूट मिलती है। देखिए, विधि का शासन और मानवाधिकारों का संरक्षण राज्य के उत्तरदायित्व है, जिसके लिए उसे विधि के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कर्तव्यों का पालन न होने के कारण अधिकारों की पूर्ति नहीं की गई है। अगला है अधीनता का जोखिम का होना। लोकतंत्र में संविधान की मूलभूत इकाई एक व्यक्ति होता है। अधिकारों की भांति कर्तव्यों पर समान ध्यान देने से सामूहिक इच्छा के प्रति व्यक्तिगत अधीनता स्थापित होने का जोखिम होता है। वहीं अस्पष्ट और व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति की बात करें तो कर्तव्यों से जुड़ा एक अन्य मुद्दा इसके अस्पष्ट स्वरूप तथा कुछ धार्मिक सिद्धांतों के साथ इसके टकराव से संबंधित है। उदाहरण के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों में व्यापक विविधता विद्यमान है। समय समय पर अन्य सिद्धांतों के साथ इनकी परस्पर विरोधी व्याख्याएं सामने आती रही हैं, तो यह भी एक चुनौती है। अब आगे क्या किया जा सकता है, तो आगे की राह की बात करें यदि, तो मानवाधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपायों के माध्यम से अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग एवं कर्तव्यों के बीच एक न्यूनतम संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। पहला, नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन किए जाने की परवाह किए बिना राज्य द्वारा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ उसे संरक्षण प्रदान करने के अपना प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक नागरिक के न्यूनतम मौलिक अधिकारों को पूरा करना, जैसे कि किसी भी कर्तव्य से पहले पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, मानव अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए राज्यों के संस्थानों जैसे कि पुलिस, न्यायपालिका, नागरिक प्रशासन आदि पर निगरानी के लिए स्वतंत्र मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे ये संस्थान अपने दायित्वों को पूरा करने में तत्पर रहेंगे। वहीं जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर असमानता, असहिष्णुता आदि जैसे मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं अधिकारों की अधीनता के जोखिम को कम करना और कर्तव्यों की पूर्ति की संभावना को अधिकतम करना। इसके अतिरिक्त संवैधानिक नैतिकता विकसित करने तथा नागरिकों को उत्तरदायी बनाने हेतु एक आधारभूत चार्टर का निर्माण करना चाहिए, जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29(1) में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य हो जिसमें रह करके उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो। तो यहाँ पर हमने अधिकारों एवं कर्तव्यों का संतुलन जो टॉपिक था इसको यहाँ पे कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।